जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं पावर पॉइंट क्या होता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें स्लाइड कैसे इंसर्ट की जाती हैं, स्मार्ट आर्ट और इस तरह के जो उसका टेक्स्ट है, उसका जो स्टाइल है, उसमें शेप्स और उसमें वीडियो टेबल ईच एंड एवरीथिंग, उसकी ट्रांजिशंस वगैरह हम हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको पहले देखें और उसमें जो बेसिक्स हैं, जो रूल्स और जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं पावर पॉइंट की, हम वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप उसको देखेंगे उसके बाद ही आपको ये वीडियो पार्ट टू जो है उसका समझ आएगा और इसको आप ये अंडरस्टैंड कर सकोगे कि इसको बनाना कैसे है और ये आप डिफरेंट टाइप्स के कलर और स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। चलिए जी शुरू करते हैं। ये एक पावर पॉइंट है और एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपका थीसिस का वाइवा है, आपने किसी सेमिनार में जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहाँ पे अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करना है, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। इसको मैं स्लाइड व्यू कर लेती हूँ। स्लाइड व्यू कर लिया। अब ये देखेंगे ट्रांजिशन भी अंदर आ गई। मैं सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी करूँगी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आप किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं भी प्रेजेंट करें, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल जो मर्ज़ी हो, आपने सबसे पहले स्लाइड तो यही लगानी होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बिस्मिल्लाह की स्लाइड लगा दी। स्लाइड का कलर जो है वो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक रखना होता है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएं। बिस्मिल्लाह लिखने के बाद जो सेकंड स्लाइड है उसमें आपने फॉर एग्जांपल ये एक टाइटल स्लाइड जिसको कहा जाता है, आप किस भी यूनिवर्सिटी के, मैंने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का मैंने लोगो लगा दिया। ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी के हैं आप उस यूनिवर्सिटी का आप लोगो लगाएं। उसके बाद जो आपका टाइटल है आपकी रिसर्च का, आर्टिकल का, थीसिस का, आप उसको मेंशन करें और वो बोल्ड होना चाहिए जिस तरह ये बोल्ड है। और देखें अब मैंने इसका जो पहला पहला वर्ड है वो सारा कैपिटलाइज किया है, बाकी सारा जो स्मॉल लेटर है। अच्छा, जब पहला वर्ड कैपिटलाइज करते हैं ना तो उसमें ये जो दा, ओफ, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं इनको स्मॉल ही रखते हैं। इसका ओफ का ओ बड़ा और दा का टी, इस तरह के वर्ड्स बड़े नहीं होते। तो मेक श्योर कि आपने सेंटेंस केस लिखना है, लेकिन हर वर्ड का जो पहला वर्ड होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो आपने कैपिटल करना है। और अगर आपका कोई भी एड्जॉर्बेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिस्टल वायलेट पे मेरा ये जो काम था, मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करवाया और सिड्रस देओदरा सार डस्ट यूज़ की। और इसमें सिड्रस देओदरा क्या थी, मैं एक जो ट्री है उसका ये साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम को मैंने इटैलिक्स किया। मेक श्योर आपका जो एड्जॉर्बेंट यूज़ हुआ है वो जहाँ भी यूज़ हुआ है उसका वर्ड आपने जहाँ भी लिखा है वो इटैलिक्स में होना चाहिए। उसके बाद आप लिखें प्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, आपका रोल नंबर भी साथ आएगा। और अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखना तो आप जस्ट अपना नेम मेंशन कर दें। वैसे जो अटेंडी होते हैं उनको आपके रोल नंबर से कोई गर्ज नहीं होती, आप जस्ट नेम लिखें अपना। यहाँ पे सुपरवाइज्ड बाय, यहाँ पे आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके जो भी सुपरवाइज़र का नेम है आप उसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आप उस नेम के आगे भी लिख सकते हैं, उस लाइन नेम के एंड पे भी लिख सकते हैं। कोमा यूनिवर्सिटी, मीन यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी। तो ये टाइटल स्लाइड आपकी हो गई। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, आपने देखिए मैं डाई पे ये जो है कंप्लीट आपको लेक्चर दे रही हूँ और इसमें डाई की मैंने यूजेस तो हैं। ठीक है, डाई क्या होते हैं, कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो हम डिफरेंट एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपने साथ साथ अपने बताते जाना है कि ये डाई के यूज़ हम हैं जी, डिफरेंट डाइज़ के, आर्टिफिशियल फूड डाइज होते हैं, कलरिंग एजेंट है ये वो। उसके बाद उसकी कह दिया कि देखें अब ये है एक, आप इस तरह की पिक्स लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। आपने बाउंड नहीं हो जाना है कि जो मैंने बताया आपने जस्ट वैसी ही प्रेजेंटेशन बनानी है, जस्ट कॉपी नहीं करना, आपने अपने अपने आइडियाज़ यहाँ लगाने हैं। ये तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए है
एज अ टेम्पलेट। और अगर आप इसको कॉपी करोगे अभी तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। आप क्योंकि ये एक लेवल पे ये प्रेजेंट हो चुकी है सिंपोजियम में, आपने अपने आइडियाज़ लगाने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यूज़ करने के बाद उसका बताया कि वो डाइस जो हैं वो वेस्ट वाटर में जा रहे हैं और साथ में उनमें क्या है कि वो पोल्यूशन काज कर रहे हैं और इनको रिमूव करना चाहिए। देखिए ये कलर है, ये इसको रिमूव करना है हमने, ये प्योर वाटर है, इसको रिमूव करना है प्योर वाटर से। ये हमारा एम है, ये हमारा रिसर्च का मेन थीम है ये, दूसरे लफ्ज़ों में। उसके बाद अगली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी स्टार्ट। आपने जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो एड्जॉर्प्शन है या जो भी आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हो, आपने उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप काम क्यों कर रहे हो। कोई सॉलिड रीज़न, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और ये जस्टिफिकेशन से मैं आपको ये बात रिमाइंड करवाता हूँ कि वाइवा और थीसिस में जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस होते हैं, उनकी डिटेल मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको देखें। और उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी एड्रेस किए गए, उनके आंसर भी मैंने जस्टिफाई वहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूँगी। वाई डू वी स्टार्ट। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि हमने हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उनको जो फ्यूचर में ये जो करंट है उनको सॉल्व करना है। प्रिवेंशन है हम वाटर रिसोर्सेज की, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, प्रेजर्वेशन है। फिर हम एंड पे मैंने बताया कि जी क्रिस्टल वाला डाई हमने यूज़ किया है, उसको हमने रिमूव करना है। ये सिट्रस देओतरा सारडस्ट है। अच्छा ये वाला जो साइन है, ये एक साइन के अंदर बहुत सी बातें आपको नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसकी एरोज़ लगे हुए हैं ना, ये रिसाइकलेबिलिटी को शो कर रहे हैं। जिस तरह 3 Rs का रूल होता है ना कि जैसे प्लास्टिक में हो गया, उसको इस्तेमाल करो तो उसको रीयूज़ कर लो जी, उसको रिड्यूस करो तो आप उसको वही चीज़ रिसाइकल करो। तो यहाँ पे रिसाइकल का जो है ना आपको सिंबल शो हो रहा होगा। ये रिसाइकलिंग हो रही है, किसकी हो रही है, वाटर की। और वो ड्रिंकिंग और वॉशिंग पर्पसेस के लिए रिसाइकल हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, एड्जॉर्प्शन से करना है हमने हमने एक एड्जॉर्बेंट यूज़ करना है, डाइज जो डिफरेंट कलर्स हैं पानी से उनको रिमूव करना है और हम उसको वाटर को रीयूजेबल करेंगे। तो ये हमारा मोटो है, ये हमारा थीम है हमारे आर्टिकल का, हमारी रिसर्च का। तो इस तरह की आपने जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड है आपकी रिसर्च, आपने एक ये स्लाइड लाजमी बनानी है। और ये मेन कंसिडर की जाती है कि आप काम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। पहला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आपने उसको पहली स्लाइड बना देनी है, आपने उसको वहाँ पे जस्टिफाई कर देना है। काम बाद में बताना है, लेकिन ये पहले ये ज़रूर बताना है कि जी करना क्यों है। ठीक है। उससे नेक्स्ट पे आ जाएँ तो आप इस तरह की पिक भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था क्योंकि वाटर प्योरीफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चल रहा था ये पूरा टॉपिक। तो वहाँ यहाँ पे ये बताया कि हम वाटर को, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में ही लगाया ना कि प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, वाटर प्रिजर्व करना है। वाटर बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए हमने ये काम किया। और ये ट्रांजिशन भी साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट स्लाइड्स में देखिए ट्रांजिशन लगी हुई है। तो आप इस तरह की ट्रांजिशन लगाओगे तो आपकी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग प्रेजेंटेशन होगी। तो आप इस तरह की कोई कोटेशन इंसर्ट कर लो, ऐसे पिक लगा लो, या वैसे लिखना चाह रहे हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। उसके बाद ये वाटर प्योरीफिकेशन एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है ये। आजकल के इरा की तो बहुत ही बड़ी ये ज़रूरत है, हम इसको कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। आप ये जो यहाँ तक जितनी भी पिक्स थी, आप ये सारी ऑप्शनल हैं। ठीक है, माँ सिवाय ये स्लाइड के वाई टू वी स्टार्ट, इसको आपने मिस नहीं करना काइंडली। आप भी बाकी ये जितने भी जो मैंने पिक्स लगी हुई हैं यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। तो टाइटल पेज की बिस्मिल्लाह के स्लाइड के बाद टाइटल पेज होगा। उसके बाद आपने वाई डू वी स्टार्ट, और ये पिक्स आपने लगानी है तो लगा लें, इट्स अप टू यू। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें, ये भी स्मार्ट आर्ट से मैंने इंसर्ट की हुई है सारी चीज़ें ना। तो स्मार्ट आर्ट में क्या है, अब देखें इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वाई एड्जॉर्प्शन, जो जो आपने पावर पॉइंट में इंक्लूड करने हैं ना टॉपिक, वो आपने टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ मैंशन करने हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उसका इंट्रोडक्शन होगा, आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे होंगे। फिर आप ये बताओगे कि आप वो कर क्यों रहे हो, आपने वही मेथड क्यों अडॉप्ट किया।
तो आपने उसकी एक स्लाइड बनानी है। उसके बाद मेथडोलॉजी पे आ जाएंगे, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होगी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। ये टेबल ऑफ कंटेंट हर टॉपिक के लिए वैलिड है, चाहे वो एड्जॉर्प्शन है, चाहे वो पॉलीमर से रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल से रिलेटेड कोई रिसर्च का टॉपिक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। आप स्मार्ट आर्ट से ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। और इस तरह की यहाँ पे एक साइड पे इमेज का ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ पे वो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोडक्शन का इमेज, ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसका इमेज है। तो आप ये डिफरेंट जो है इमेजेस वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। नहीं करना तो इट्स अप टू यू। उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। देखें डाइस मैंने उसकी मेन हेडिंग दी और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, कहाँ कहाँ वो कंज्यूम हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो सारी एक स्लाइड में बता रही है। आपने इस तरह नहीं करना, डाइस का पहले एक टाइटल बना दिया, फिर उसके बाद उसकी एक अलग स्लाइड में उसकी डेफिनेशन बता दी, फिर अगली स्लाइड में यूजेस और साथ में वो सारी पिक्स लगा दी, फिर अगली स्लाइड में उसके साइड इफ़ेक्ट्स। 3-4 स्लाइड बनाने के बजाय आपने इसको मर्ज करना है। अच्छा, मेन बात जो होती है ना, आपने जो पावर पॉइंट बनानी होती है, प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये होता है आपने जस्ट पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होते हैं, जस्ट मेन आइडिया वहाँ पे मेंशन करना होता है। डिटेल आपने खुद बतानी होती है, आप पूरी डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं लिखते, ठीक है ना। तो आपने अब देखें डाइस की डेफिनेशन है, अब डाइस की डेफिनेशन और जो लिखा होता है ना वही पढ़ के नहीं सुनाना होता। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो उन्होंने बताना है ना वो सारा वो पावर पॉइंट पे लिख देते हैं स्लाइड पे, तो क्या करते हैं कि उसी को रीड करते रहते हैं उसी तरह स्लाइडों की तरह मुँह करके। तो काइंडली लिखे मेन पॉइंट्स, ठीक है, सारे मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं। और उसके बाद आपने जो लिखा है ना कोशिश करें कि वो ना बताएं, उसको अपनी वर्डिंग में बताएं, एग्जैक्ट वही वर्डिंग उसकी तरफ देख के ना बताएं। ये एक वीक पॉइंट है जो यहाँ पे फिर वो स्टूडेंट जो आपका एग्जामिनर होता है या जो आपका सुपरवाइज़र होता है या जो भी टीचर है आपका, वो यहाँ पे आपको पकड़ लेता है। वो कहता है अच्छा ये देख के सुना रहा है, अब इट्स मीन कि इसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जाता है, तो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है। और जब कन्फ्यूज़ होता है तो बस गया फिर वो। तो काइंडली अपनी फुल कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दें, जहाँ भी दें, जिस मर्ज़ी लेवल की हो, जिस मर्ज़ी टॉपिक पे हो। तो ये मेन पॉइंट्स यंग रिसर्चर्स हमेशा आपके साथ डिस्कस करता रहता है और उसको आपने एड्रेस करना है जब भी आपके प्रेजेंटेशन जो है वो हो। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आगे आ जाते हैं डाई यूजेस इन वेरियस एप्लीकेशन। ये एक फिक में मैंने इसके यूजेस बता दिए कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने यूजेस यहाँ पे ये लिख दिए हैं तो आप इसको नहीं भी लगा सकते। लगाने का मकसद जस्ट ये था कि थोड़ी सी कलरफुल चीज़ हो जाएगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर, क्लासिफिकेशन का आप ये टेबल भी बना सकते हो। और टेबल, अच्छा टेबल में भी आप देखें कि टेबल में भी मैंने कलर यूज़ किया हुआ है और कलर लाइट है, लाइट के ऊपर मैंने ब्लैक कलर की राइटिंग लिखी हुई है। तो इस तरह अगर आप डार्क के ऊपर डार्क राइटिंग ही ब्लैक लिख दोगे तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी, नज़र भी नहीं आएगी। तो आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई फिगर स्क्रीनशॉट लेके आप टेबल भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अच्छा ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप पिक लगाओ कोई या खुद लिखो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि आप खुद लिखो। जब भी आप किसी पेपर को ही सबमिट करवाते हो किसी जर्नल में, किसी कोई थीसिस आपने लिखा है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो क्या होता है कि आप अगर पिक इंसर्ट कर देते हो ना, तो ये आपकी तरफ से वीक पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट कैसे है कि एग्जामिनर ये कहता है कि ये इतना ही लेज़ी है कि ये इतनी सी लाइंस नहीं लिख सका, उसने पिक के इंसर्ट कर दी है, ठीक है ना। तो कोशिश करें जहाँ पे आप लिख सकते हो ना वहाँ पे आप खुद लिखो। फॉर एग्जांपल यही टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दो, तो आप टेबल खुद भी तो लिख सकते हो, उसे कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग, उसकी आउटलाइन, उसकी शेप फिलिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी पार्ट 1 में, आप उसको खुद करो। अगर आप नहीं कर सकते, आपने शेप इतने ही लेजीनेस है, तो फिर आप शेप इंसर्ट कर लो, ये आपका खुद अपना वीक पॉइंट है। तो एक इस तरह का आपने टेबल इंसर्ट कर देना है, मतलब डाई की डिटेल बतानी है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आपने, ठीक है। उससे नेक्स्ट चलें हम, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइज, साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूँ। आप इसको एक, अच्छा यहाँ पे अब आप कहोगे कि जी पहले आपने टेबल लिख दिया, ये टेबल लिखा हुआ है, आगे आपने पिक लगा दी। तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि इस एक पिक में ना हर तरह का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये डाइज़ हैं, डाइज़, अब डाइज़ लैंड इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और एक्वेटिक को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना।
तो लैंड को कैसे करते हैं, लैंड की सॉइल प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं, उसकी जो है हमारे पास क्लॉक फॉर्मेशन होती है और उसके बाद उसकी सॉइल को हार्ड कर देते हैं। इस तरह के यानी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लैंड इकोसिस्टम में। एक्वेटिक में क्या है, एक्वेटिक में वो क्या कहता है कि मतलब पानी में उसकी जो मतलब कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक है उस पानी में या दरियाओं में जो भी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, फिशेस वगैरह, वो सारी उनकी डैमेज हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनकी फोटोसेंसिस रुक जाती है। और अगर ये इन सब पॉइंट्स को मैं लिखूँ ना तो वो एक स्लाइड में पूरे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक इंसर्ट की है। तो इस तरह की पिक जो जिसमें कंप्लीट सिनेरियो हो आपकी रिसर्च का, आप उसकी पिक लगा दें जो बहुत ही इजी है, वो आपको लगता है कि आप ये लिख सकते हो तो आप उसको काइंडली लिख दें। तो ये साइड इफ़ेक्ट हो गए। अच्छा, यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन था ना ये जनरल था। डाई क्या होते हैं, उनके यूज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और कितने परसेंट वो प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री से। आपने इसको ये यहाँ तक 3-4 स्लाइडें बनी हैं, आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही सारी चीज़ें लगानी है जो मैं बता रही हूँ। आपने अपना आइडिया यूज़ करना है, अपनी सेंस से आपने इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाना है। ये जस्ट टेम्पलेट है आपके लिए, इसको कॉपी नहीं करना, आई एम रिपीटिंग। उसके बाद आपने जनरल डिटेल बताने के बाद ना आपने सिलेक्टेड डाई पे आ जाना है। सिलेक्टेड डाई, अच्छा इस सिलेक्टेड डाई में ये भी मैं स्मार्ट आर्ट ही इंक्लूड यहाँ पे है। और सिलेक्टेड डाई में मैंने एक बॉक्स में उसकी डेफिनेशन लिख दी। क्रिस्टल वाला डाई, सिलेक्टेड डाई, आपका जो डाई है कॉन्गो रेड है, क्रिस्टल वाला डाई, जिस भी डाई पे आप काम कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू है, रोडामन बी है, एसिड ब्लू है, जो डाई है आपका रिएक्टिव वायलेट है, आपने उसका नेम लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसकी परसेंटेज प्योरिटी जो आपने डाई यूज़ किया। देखें आप जो भी लैब से चीज़ें लेती हो ना अपने रिसर्च के दौरान, वो सारी प्योरीफाई होती हैं, 99.9% प्योरिटी वो लिखी होती है। जो आप जो भी बोतल यूज़ करो, कोई केमिकल करो, कोई पाउडर फॉर्म यूज़ करो, उसकी परसेंटेज प्योरिटी उस बोतल के ऊपर मेंशन होती है। अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने लैब अटेंडेंट से पूछो कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है, उनके पास लैब मैनुअल होता है, वो आपको बता सकते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी लिखनी भी है और बतानी भी है। IUPAC नेम, ये IUPAC नेम प्रेजेंटेशन के दौरान बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये कह दें कि जी आप IUPAC नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ से ये देख लें। यूजेस जो हैं एक दो वो बता दें, ठीक है। आपने यूजेस मतलब एक स्लाइड में आपने इन सब चीज़ों को मर्ज करना है। उसके बाद आपने उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला लगा दें, उसकी पाउडर फॉर्म लगा दें, उसके सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन में वो किस कलर का होता है आप वो लगा दें। सोर्सेज क्या है किससे वाले डाई के, ये भी स्मार्ट आर्ट से पिक इंसर्ट की हुई है, मतलब उसका जो शेप्स हैं वो इंसर्ट की हुई हैं। सोर्सेज ये हैं कि मतलब टेक्सटाइल डाई से ये आ रहे हैं डाइज, ऑयल वैक्सीज, इस तरह की चीज़ों से। जब मतलब फिर वो पानी में जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वहाँ पे वो पोल्यूशन काज करते हैं। तो इस तरह की आपने सोर्सेज आप वैसे भी लिख सकते हो, स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स, ये सोर्सेज बताने के बाद हम उसके आगे साइड इफ़ेक्ट्स पे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें पोल्यूशन काज कर रहा है, वोमिटिंग है, म्यूटाजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है। तो यहाँ पे आपने ये भी स्मार्ट आर्ट से ही इंसर्ट किया हुआ है और आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हो वैसे, और इस तरह की पिक भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, किस टेक्निक से डाइज रिमूव किए जा सकते हैं वेस्ट वाटर से, आपने उनको मेंशन करना है। कन्वेंशनल टेक्निक्स जो आप यूज़ करते आ रहे हो डाइज रिमूव करने के लिए, आपने उनके नेम्स मेंशन कर देने हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, आप किन टेक्निक से उनको रिमूव कर सकते हो, आपने उनके नेम्स मेंशन कर देने हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि आप उनकी डिटेल भी लिखो तो आप इसको बुलेट्स फॉर्म में लिख सकते हो। टेक्निक के आगे उसकी एक लाइन में उसकी डिटेल लिख दो कि ये क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। आप अगर आपने पिक इंसर्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो इस फॉर्म में, स्मार्ट आर्ट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अपनी सिलेक्टेड टेक्निक है जो कि एड्जॉर्प्शन है फॉर एग्जांपल, तो आपने एड्जॉर्प्शन का बताना है कि वाई एड्जॉर्प्शन, आप इस यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट में इंसर्ट कर सकते हो, वैसे बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस बताने हैं कि एड्जॉर्प्शन ही क्यों यूज़ करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, इनसेंसिटिव टॉक्सिक सब्सटेंसेस या एड्जॉर्बेंट्स जो यूज़ करते हैं बहुत ही चीप हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आपने उनको लिख देना। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं कि एड्जॉर्प्शन क्यों यूज़ की जाती है।
फिर आपने आ जाना है सिलेक्टेड एडजॉर्बेंट पे। आपका जो एडजॉर्बेंट जिस पे आप काम कर रहे हो आपने उसको मेंशन करना है। देखिए मेरा जो एडजॉर्बेंट था वो सिट्रस देओदरा था, और ये सिट्रस देओदरा का ये ट्री होता है, ठीक है, उसकी ये पाउडर फॉर्म है, मतलब उसका जो बूरा होता है ना, लकड़ी का बूरा, उसको सिट्रस देओदरा सार डस्ट कहा जाता है। सार डस्ट मीन उसका पाउडर फॉर्म। तो इसको यूज़ करके फिर हमने क्रिस्टल वाले डाई को रिमूव करवाया था। तो यहाँ पे आपने एडजॉर्बेंट की थोड़ी सी डिटेल बता देनी है, ये भी स्मार्ट आर्ट ही है। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अब फॉर एग्जांपल ये ट्री का बता रही हूँ कि वो इतने फिट लॉन्ग है, इतने फिट वाइड है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सी कंट्रीज़ में है, क्या उसकी स्पीशी नेम क्या है, जीनस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस तरह की डिटेल आपने मैंशन कर देनी है थोड़ी सी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका टीचर होता है, वो यही चीज़ देख रहा होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप इसको कैसे एड्रेस करते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या है, आपने डाई को डिग्रेड करना है, डी कलराइज करना है और उसको रिमूव करना है वेस्ट वाटर से, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपने किसके ज़रिए करना है उसका रोल देखना है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, वाटर प्योरीफिकेशन के लिए, वाटर सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लाइन की बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपने स्मार्ट आर्ट ही यूज़ करना है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपने जस्ट राइटिंग वैसे ही टेक्स्ट में लिखना है। तो उसके बाद अगर आ जाएँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या आपने करना चाह रहे हो। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने जो एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट करना है कि वो कितने परसेंट डाई को रिमूव कर लेता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। तीसरे नंबर पे आपने काइनेटिक्स, आइसोथर्म, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं। चौथे नंबर पे अगर आपने कोई एरर एनालिसिस मॉडल अप्लाई किए हैं, आपने उनको भी इन्वेस्टिगेट करना है। फिर आपने मैकेनिज़्म भी स्टडी करना है। यहाँ तो 3 दिए ना, आप उसको अपनी स्टडी के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक आप उसको मॉडिफाई करें। मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एज अ टेम्पलेट है। तो जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं उतना ही काम उस रिसर्च में किया गया था। अगर आपने कोई एरर एनालिसिस मॉडल, हाइब्रिड, एआरई या जो भी मॉडल अप्लाई किया है, आपने उसकी डिटेल भी बतानी है कि हमने वो भी इन्वेस्टिगेट करना है। आपने मैकेनिज़्म भी स्टडी किया है, आप उसका भी बताएं। आपने कोई और एडिशनल काम किया है, कोई नॉन लीनियर ग्राफ प्लॉट किए हैं एक और सॉफ्टवेयर से, तो आप उसको भी बताएं। तो आपने आप पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपने डिस्कस करने हैं। स्टडी डिज़ाइन, आपने आप यहाँ पे जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना आपके पेपर का, आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी अलग से वीडियो मैं बनाऊँगी। उसमें आपको कुछ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एज अ टेम्पलेट भी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो क्या होते हैं। आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने स्टडी डिज़ाइन में आपने कंप्लीट स्टडी डिज़ाइन में अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि एक ही व्यू में एग्जामिनर को पता चल जाए अच्छा क्या हो रहा है जी। डाइज हैं, वो क्रिस्टल वायलेट है आपने चूज़ किया, वेस्ट वाटर है आपने उसको ट्रीटमेंट करना है, नीड ये है हमारी पास, सिट्रस देओदरा है आपने इसको यूज़ किया डाई रिमूव करने के लिए, एड्जॉर्प्शन होगी वाटर, यहाँ से वेस्ट वाटर से वाटर क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने डीजॉर्प्शन करवाई, रीजनरेशन करवाई। तो एक ही फिगर से, एक ही पिक से एग्जामिनर को कंप्लीट मेथडोलॉजी आपके रिसर्च की समझ आ जाएगी, और व्यूअर्स को, अटेंडी को भी समझ आ जाएगी कि आपने काम क्या किया है, ठीक है। उसके बाद मेथडोलॉजी आ जाती है। मेथडोलॉजी में सबसे पहले तो प्रिपरेशन होती है। देखें आप कोई भी काम करते हैं तो आप चीज़ें प्रिपेयर करते हो ना, आप सोल्यूशन बनाते हो मुख्तलिफ़ किस्म के। आप एड्जॉर्बेंट अगर यूज़ करें तो आप उसको प्रिपेयर करोगे, उसकी कलेक्शन करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग, सीमिंग वगैरह। फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, उसकी डिफरेंट कंडीशंस ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप जो जो काम किया है, कौन सी कंडीशंस ऑप्टिमाइज़ की हैं, पैरामीटर्स उनका नेम लिखेंगे। फिर एनालिसिस होगा, वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, FTIR होती है, SEM होती है, TEM होती है, XRD होती है, EDX होती है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो करेक्टराइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि आपने
उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट की, फिर उसके बाद आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह यूज़ किया, फिर आपने पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज भी कैलकुलेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो जो काम आपने किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये कंप्लीट मेथडोलॉजी हमने एक स्लाइड में बता दी कि हमने करना क्या है। ये नहीं कि आपने अलग अलग स्लाइड बनानी है, पीएच का अलग से बना दिया, कॉन्टैक्ट टाइम का अलग से, ये सब बातें आपने बतानी हैं रिजल्ट्स और डिस्कशन में। जब आप वो पैरामीटर पे आओगे तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे आ जाते हैं। उसके बाद ये देखें, सबसे पहला जो करेक्टराइजेशन है, ये FTIR एनालिसिस के रिजल्ट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप मैं आपने जस्ट यहाँ पे पिक लगानी है और नीचे उसका कैप्शन देना है। ठीक है, कैप्शन क्या देना है जी, हमारी ये सलाह हमने बताना क्या चाह रहे हैं, आपने उसको बस मेंशन करना है। FTIR है जी ये। उसके बाद आपने इसकी डिटेल खुद बतानी है कि FTIR हमने करवाई है एड्जॉर्बेंट की, बिफोर एड्जॉर्प्शन, आफ्टर एड्जॉर्प्शन हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। इस पीक ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू किस फंक्शन ग्रुप को बता रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल है। ये जो वेव नंबर है, ये आफ्टर एड्जॉर्प्शन हमारे पास, ये रेड लाइन आफ्टर एड्जॉर्प्शन की है, ये ग्रीन बिफोर एड्जॉर्प्शन की है। तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, अब ये देखें, ये रेड लाइन पहले यहाँ पे थी, अब ये ग्रीन लाइन आफ्टर एड्जॉर्प्शन ये यहाँ पे चलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये चेंज आया है। जहाँ पे चेंज आएगा ना, मतलब कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में। अगर देखें फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन पहले यहाँ थी, अब ग्रीन भी यहीं पे ही है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया। पहले 29/12 और 29/20 इतना मेजर डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है इस वेव नंबर पे जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा, आपको ये पता होना चाहिए। आपका जो अपना सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, उसकी FTIR के किस फंक्शनल ग्रुप कौन सी वेव नंबर पे अपीयर हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर तो मेजर चेंजेस उसमें आ रही हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो इट्स मीन कि वो फंक्शन ग्रुप डाई एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। ओके, आपने इसकी डिटेल खुद बतानी होती है, लिखना नहीं है यहाँ पे, आपने जस्ट पिक इंसर्ट करनी है। उसके बाद ये सेम इमेजेस हैं जी बिफोर एड्जॉर्प्शन। देखिए अब ये बिफोर एड्जॉर्प्शन क्या है, ये जो एड्जॉर्बेंट है ना, इसकी ये जो कैविटीज़ हैं ये बिल्कुल खाली हैं, इसमें कोई चीज़ें मतलब एडिशनल नहीं है, ये फिल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो ये वाली एक्टिव साइट्स होती हैं, ये जो पोर्स है ना, डेट आर एक्टिव साइट्स फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये सेमी इमेजेस है ना, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है। अब मैग्नीफिकेशन पावर ये नीचे लिखी होती है, जिसके साथ x लिखा है ना, जिस वैल्यू के साथ, वो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। मतलब 2000 टाइम्स इस पिक को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 2000 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद ये बिफोर एड्जॉर्प्शन थी, और ये आफ्टर एड्जॉर्प्शन क्या है, जहाँ जहाँ पे ये देखें पोर्स थे ना, वहाँ पे ये डाई मॉलिक्यूल्स, ये जो राउंड शेप के हैं, ये हमारे पास डाई मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे आके उनकी एड्जॉर्प्शन हो गई। ठीक है, ये बिफोर एड्जॉर्प्शन थी हमारे पास, और ये आफ्टर एड्जॉर्प्शन थी। उसके बाद ये मैकेनिज़्म आ जाता है। हमने मैकेनिज़्म डिस्कस किया कि मैकेनिज़्म क्या है। आपका जो अपना मैकेनिज़्म है आपकी एड्जॉर्प्शन का डाई के साथ, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, यहाँ पे लगा देना है। तो उसके बाद क्या होगा, स्टेप्स इन्वॉल्व क्रिस्टल वाला डाई रिमूवल। आपके जो स्टेप्स थे, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में, तो आपने उन स्टेप्स को यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की मदद से या जैसे भी आपने उसको प्रेजेंट कर देना है। सारी डिटेल नहीं लिखनी, इक्वेशंस यहाँ पे नहीं लिखी जाती यूजुअली। अगर आपने लिखनी है तो आप उसको फिर स्मार्ट आर्ट यूज़ ना करें, एक चीज़ यूज़ करनी है, या तो आप वैसे उसको लिखें या स्मार्ट आर्ट यूज़ कर लें। तो अगर आप स्मार्ट आर्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे, इक्वेशंस लिखना चाह रहे हो, तो आप इसको बुलेट्स फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में लिख लें, तो वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, जैसे आपको अच्छा लगता है। और कलर आपके काइंडली अच्छे चूज़ कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर जिसमें डार्क राइटिंग नज़र ही ना आए, वो चूज़ नहीं करने हैं आपने। उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स की रिजल्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच आपने स्टडी किया और आपने उसका ये ग्राफ लगा देना है। ये पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के ग्राफ भी इसी के अंदर लगा दें, या अलग से लगा दें, या साइड पे लगा दें। फिर अच्छा, इसमें जो आपने चीज़ें लिखनी है ना, वो आपने जस्ट ये लिखना है मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब जो चीज़ आपने वेरी की है। यहाँ पे आपने पीएच वेरी की है, तो आप पीएच लिख दें। फिक्स्ड वेरिएबल आपने क्या रखे हैं, आपने उनको लिखना, जितने ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 0.25 ग्राम आपने एड्जॉर्बेंट यूज़ किया, आपने उसको लिख देना है। 20 मिनट का टाइम कॉन्टैक्ट टाइम दिया, 10 ppm का सोल्यूशन बनाया, 25 डिग्री आपने टेम्परेचर दिया। तो इस तरह आपने जस्ट ये वैल्यूज़ लिख देनी है और ग्राफ लगा देना है। फिर आपने डिटेल खुद बतानी है
कि आपने पीएच इंक्रीज़ की, परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, यहाँ तक कंटिन्यूस इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ पे पीएच 12 पे आपकी मैक्सिमम ऑप्टिमम पीएच 12 है आपकी, और वहाँ पे आपके 90% रिमूवल आ गई। इसका मतलब ये है कि लो पे कम आ रही है, हाई पे ज़्यादा आ रही है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको जाके देख लें। वीडियो का नेम जो है वो वाइवा क्वेश्चंस हैं फॉर थीसिस पार्ट 2 में मैंने उसकी सारी डिटेल आपको बताई हुई है। तो आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन खुद देनी होती है, और ये देनी भी है। जस्ट ये नहीं कह देना कि जी ये रिजल्ट्स हैं और यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, ये ग्राफ पीएच का ग्राफ है और यहाँ पे आप देख लें, ऐसे नहीं बताते। इसकी ये भी बताते हैं कि ये ग्राफ है, हमने पीएच का इफेक्ट स्टडी की है, इतने ये हमारी सारी कंडीशंस हैं जो हमने साइड पे लिखी हुई हैं, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे ये आए हैं, और ये क्यों आए हैं उनकी रीज़न भी बतानी होती है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेंट डोज। और देखें अब ये ग्राफ जो आपने लगाने हैं ना, इसकी आउटलाइन ब्लैक होनी चाहिए, और ये जो अंदर लिखा है ये भी ब्लैक होना चाहिए, और हर एक के साथ यूनिट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल एड्सॉर्बेंट डोज का यूनिट ग्राम है, आपने वो लिखना है, परसेंटेज रिमूवल का ये परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये बुलेट्स हैं और आप ग्राफ के अंदर पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे एरर बार्स भी इंक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पे भी सारी कंडीशन साइड पे मेंशन है। इसी तरह कॉन्टैक्ट टाइम का जो इफेक्ट था उसको स्टडी करने के लिए भी सारी कंडीशंस आपने मेंशन करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है, रीजंस बतानी है, रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेट डोज मीन डाई कंसंट्रेशन, आपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है उसका, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएबल्स आपने जो कंडीशंस थी वो साइड पे मेंशन करनी है, सारे रिजल्ट्स और उसकी रीजंस, प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, कंडीशंस और ग्राफ और रीजंस। एप्लीकेबिलिटी अगर आपने डेवलप प्रोसीजर जो है उसकी आपने टै वाटर के साथ चेक की है तो आपने उसकी भी डिटेल रिजल्ट्स लिखने हैं एक ही स्लाइड में। ये नहीं कि आपने पहले मेथडोलॉजी लिख दी फिर उसके रिजल्ट, तो थोड़ा सा समराइज़ करके आपने प्रेजेंटेशन बनानी होती है। फिर उसके बाद काइनेटिक मॉडल्स आपने अप्लाई किए हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें जो कंडीशंस हैं वो मेंशन नहीं की जाती, आपने जस्ट ग्राफ प्लॉट कर देना है। यहाँ पे ग्राफ की पिक इंसर्ट कर देनी है और आपने कहना है जी इसके हमने ग्राफ बनाया है, इसकी आर स्केयर की वैल्यू इतनी आई है, ये इसकी स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, यहाँ से हम क्यू ई कैलकुलेट कर सकते हैं, के एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप स्लोप से इंटरसेप्ट से क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हो, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप उसको काइंडली उसको जाके देख लें। वाइवा जो क्वेश्चंस है उसकी पार्ट 2 में। सूडो सेकंड ऑर्डर आपने इसका ग्राफ इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह इंटर पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, ये जो आपने कोई और मॉडल भी आपने डिस्कस किया तो आपने उसके ग्राफ इंसर्ट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड फिल्म मॉडल है, आपने इसका ग्राफ इंसर्ट कर दिया, और आर स्क्वायर की वैल्यू हर एक के ऊपर शो हो ताकि आपको वहाँ पे याद तो नहीं होगी, याद भी वैसे आपको होनी चाहिए कि कितनी कितनी आई थी, ये पता होना चाहिए कि जो आपका मॉडल जो फॉलो कर रहा है प्रोसेस जिस मॉडल को, उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ग्राफ लगाने के बाद उसके बाद कंपैरिजन का आपने टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना है, जो आपने अपने आर्टिकल या थीसिस में लिखा हुआ है, सब पैरामीटर्स की कंपैरिजन के हमारे पास क्यू ई कितनी है, आर स्क्वायर कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यूज़ कितनी है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आ जाती हैं। आपने काइनेटिक्स की भी इस तरह डिटेल लिखनी है थोड़ी बहुत, तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंगमर की इक्वेशन लिखी है और उसके बाद मैंने लैंगमर का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है, फ्रेंडली की इक्वेशन, उसकी थोड़ी सी इक्वेशन उसकी डिटेल लिखी है, उसका ग्राफ आ गया। उसके बाद डी आर का ग्राफ बिल्कुल इसी तरह, और कंपैरिजन का हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो आपने स्टडी किए हैं वो आ जाएंगे, और उनका ग्राफ आपने कंप्लीट यहाँ पे लगा देना है। ये देखें, उसका ग्राफ लगाने के बाद आपने उसका टेबल भी इंसर्ट करना है, जो आप उसकी वैल्यूज़ का टेबल है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस का। रीजनरेशन स्टडी आपने बतानी है कि आपने क्या किया। यहाँ पे देखें, ये उसकी साइड पे कंडीशंस हैं और ये उसकी सारी रिजल्ट्स वाला पोर्शन। इस तरह आप रीजनरेशन स्टडी भी बता देंगे। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, आपने कंक्लूजन इस तरह भी लिख सकते हैं, बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
उसके बाद अचीवमेंट में आपका अगर पेपर पब्लिश हो चुका है या अंडर रिव्यू है आपका पेपर, तो आप उसको मेंशन करें कि हमने इस जर्नल में सबमिट करवाया हुआ है, वो अंडर रिव्यू है। और ये जो पेपर अंडर रिव्यू था ये पब्लिश हो चुका हुआ है, आपने यहाँ पे पब्लिश हो चुका है तो आप उसको लिखें, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आईडी भी मेंशन कर दें। उसके बाद रिकमेंडेशन आ जाएगी, आपके जो काम है उसके आप रिकमेंड कर रहे हो, आपने वो रिकमेंडेशन लिखनी है। उसके बाद फ्लो शीट डायग्राम यहाँ पे लगा दें, स्टार्ट में लगा दें, इट्स अप टू यू। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट में आपने उन सबको एक्नॉलेज करना है जिन्होंने आपकी हेल्प की है, लाल माइटी, अपने पेरेंट्स को, अपने सुपरवाइज़र को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। और उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।